हैं कि मेहनत वो पत्थर है जिससे आप असफलता का कोई भी ऐसा शीशा है उसे चकनाचूर कर सकते हैं। इसी सुविचार के साथ आज हम शुरुआत करेंगे हमारे इस खास पावर पैक मॉर्निंग प्राइम टाइम की, जिसे हम कहते हैं नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। बात होगी दिल वालों की दिल्ली की, क्योंकि कैग की रिपोर्ट जो पेश हुई है उस पर आज चर्चा होनी है और ये रिपोर्ट क्यों मायने रखती है, इसके आगे के रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इस पर हम करेंगे बात। वहीं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षा भारत के दौरे पर हैं और ये जो रणनीतिक संबंध हैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच, ये कैसे अगले 5 सालों का रोड मैप पेश करेंगे। आर्थिक जगत, खेल जगत और ग्लैमर वर्ल्ड से भी होंगी खबरें, हम करेंगे साझा। लेकिन सीधे रुक करते हैं इस वक्त की टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों का। दिल्ली विधानसभा में शराब पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर आज होगी चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम पर रखेंगी प्रस्ताव। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न हुआ महाकुंभ। 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु बने सनातन पर्व के साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल कर्मियों को करेंगे सम्मानित। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विदेश मंत्री से करेंगी मुलाकात। एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मुद्दों पर होनी है अहम बातचीत। गाजा में संघर्ष विराम का पहला चरण समाप्त होने से कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल को सौंपे 4 बंधकों के शव। पहचान प्रक्रिया हुई शुरू। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान से हारकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ इंग्लैंड। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला, साख बचाने उतरेंगी दोनों टीमें। तो चलिए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं लुटियंस की दिल्ली से। नई सरकार के कामकाज को संभालते ही राजधानी दिल्ली में सियासी पारा एकदम हाई है। सत्ता की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक हाई वोल्टेज झटके दे रही हैं। बीजेपी के एजेंडे को पूरा करते हुए रेखा गुप्ता ने विधानसभा के पहले ही सत्र में कैग रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में सियासी संग्राम चरम पर है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है, आइए पहले आपको वो बताएं। शराब घोटाले में आपकी तत्कालीन सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की लूट की, लेकिन अभी तो ये एक ही रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में यानी कि सार्वजनिक हुई। अभी तो ऐसी 13 रिपोर्ट आनी बाकी हैं। तो अब क्या होगा आम आदमी पार्टी का? बहरहाल दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष की विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। शराब की ऑडिट रिपोर्ट पर सदन में आज चर्चा होगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, शीश महल समेत कई विभागों का ऑडिट सीएजी ने किया है। बीजेपी की रणनीति है कि एक एक कर ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाए, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल को खोला जाए, जिसके लिए दिल्ली विधानसभा का जो सत्र है उसे 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया। अब इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए जो भाजपा विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, उनके नाम का भी प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट आपको बताएं कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से इस बार के विधायक चुने गए हैं। तो दिल्ली के लिए आज सियासत के लिहाज से अहम दिन, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा का जो सत्र इस वक्त शुरू हुआ है, जिसे बढ़ाया गया है, और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जिसमें मोहन सिंह बिष्ट को लेकर प्रस्ताव दिया जाएगा। और 1998 में करावल नगर से विधायक के रूप में पहला चुनाव वो जीते, यानी कि अनुभव अच्छा है उनका। और 2015 में आप उम्मीदवार कपिल मिश्रा से हार का मोहन सिंह बिष्ट को सामना करना पड़ा था और 2020 में करावल नगर से फिर चुनाव जीता
कपिल मिश्रा को हराया और 1998 से 2020 तक 6 चुनावों में सिर्फ और सिर्फ एक वो 2015 में चुनाव हारे थे। 5 बार करावल सीट से विधायक रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि उनका पीपल टू पीपल कांटेक्ट ग्रास रूट लेवल पर बहुत पुख्ता और मजबूत होगा। 2025 में मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ा और वहां से चुनाव जीता भी और अब होंगे दिल्ली विधानसभा सत्र में डिप्टी स्पीकर। और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए बेहद हमारे साथ गिरीश निशाना हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरीश, गुड मॉर्निंग आपको। सवाल पहला ये, कैग की रिपोर्ट जिसे जब आम आदमी पार्टी सरकार में थी तो कई वजहों से छुपाया गया, कई मुख्तलिफ वजह रही होंगी आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन अगर देखा जाए इस कैग रिपोर्ट के मायने क्या हैं जिस पर चर्चा होनी है और आखिरकार क्यों पसीने छूट रहे हैं आम आदमी पार्टी के? ये आंचल मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अभी दिल्ली विधानसभा का इस 8वीं दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और सत्र शुरू होने के साथ ही जो है कैग की पहली रिपोर्ट अभी पेश की गई है विधानसभा में और आम आदमी पार्टी के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। क्योंकि देखिए, कैग की अभी पहली रिपोर्ट के अंदर केवल आबकारी नीति की बात की जा रही है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर 2021 और 22 के बीच में ही केवल जो दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ रुपए का घाटा सहन करना पड़ा, वो भी एक आबकारी नीति की वजह से। और इस आबकारी नीति के अंदर जहां बहुत सारे लोगों को लाइसेंस दिया जाना था, वहीं केवल एक ही व्यक्ति को दर्जनों लाइसेंस दे दिए गए, यानी कि एक ही व्यक्ति पूरी दिल्ली में ये आबकारी नीति कहें तो शराब बेच रहा था। तो बहुत सारे सवाल इस कैग रिपोर्ट के अंदर सामने आए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से घिरती नजर आ रही है। जब तत्कालीन जो सरकार थी जी, उसने किस तरह से अनियमितताएं बरती थी, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जी। अभी केवल ये 14 में से एक रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन अब जल्द ही अन्य 13 रिपोर्ट भी विधानसभा के सदन में रखी जाएंगी और पढ़ी जाएंगी और जी। जनता के सामने होगा सच कि क्या क्या चीजें कैग की रिपोर्टें क्यों हम्म। आखिर लंबे समय से लंबित थी लेकिन और गिरीश, क्यों इसमें नहीं एक उनको बहुत पेश किया अहम जा रहा था। तथ्य है और आप तो लगातार दिल्ली सरकार में रिपोर्टिंग करते रहे हैं। शायद आपको याद हो कि जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उस वक्त इसी कैग की रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल उन्हें घेरा करते थे। ए राजा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। यानी कि कई बार सरकारों की और पार्टियों की साख दांव पे लग जाती है जब कैग निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से अपना काम करता है और सच को सामने लेकर आता है। जी बिल्कुल, आपने आंचल ठीक कहा। ये कैग की जब रिपोर्ट आती हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। बहुत से जो सत्ता में लंबे समय से काबिज होते हैं, उन्हें अपनी जो है सीट गंवानी पड़ जाती है। अभी जो है कहीं न कहीं इस मामले के अंदर जब और पड़ताल होगी और जब की रिपोर्ट सामने आएंगी तो आंचल निश्चित तौर पर हो सकता है कि इसकी गाज उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, आबकारी विभाग को देख रहे थे, उनके ऊपर फिर से गिर सकती है। यानी कि इसमें सजा का भी प्रावधान है। इसी जी। तरह तत्कालीन जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनके ऊपर भी इसकी पूरी गाज गिर सकती है। अभी केवल एक ये रिपोर्ट आई है कैग की, जिसमें आबकारी के बारे में पूरी चर्चा की गई है। अभी अन्य रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी हैं। अब देखना होगा कि क्या-क्या अन्य रिपोर्ट के अंदर सामने तो आता है, कई ऐसे लेकिन पेज अभी हैं जब जिसमें पहली फंसती हुई रिपोर्ट जब नजर आई है, आएगी आम उसमें आदमी बहुत सारे पार्टी। सवाल ज़रूर खड़े कर। बिल्कुल, आखिरी सवाल मेरा ये, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जो हैं उन्हें डिप्टी स्पीकर के तौर पर आज चुना जाएगा, जिसके लिए प्रस्तावना दी जाएगी आज विधानसभा के सत्र में। अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है और 5 बार से वो विधायक भी रहे हैं। यानी ग्रास रूट लेवल पर जो एक विधायक का काम है वो भली भांति जानते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। उस लिहाज से डिप्टी स्पीकर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का किस प्रकार निर्वहन कर पाएंगे मोहन सिंह बिष्ट? देखिए आंचल, अगर मोहन सिंह बिष्ट की बात की जाए तो 1998 में वो पहली बार चुनाव जीत कर आते हैं करावल नगर विधानसभा सीट से और लगातार कह सकते हैं कि 5 बार वो करावल नगर के जो हैं वो विधायक रहे हैं। अभी हाल ही में वो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं, एक लंबे मार्जिन से जीते हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल उठ रहे थे उनके ऊपर, लेकिन जब उनकी जीत रिकॉर्ड से हुई जी। तो वो देखने लायक थी। लेकिन
आज अगर उनके नाम की बात की जाए तो दिल्ली विधानसभा के सेशन के अंदर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो भाजपा विधायक दल की नेता भी हैं, हम्म। वो आज उनके नाम का जो है वो प्रस्ताव रखने वाली हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर। और दिल्ली विधानसभा में जब उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगी तो जो मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो उनके नाम का समर्थन करेंगे और उसके बाद ये चुनाव है आज संपन्न होगा और उम्मीद जी, की जा रही है कि आज हमें दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा। बिल्कुल। सीरीज ऑफ इवेंट्स आज दिल्ली विधानसभा सत्र के लिहाज से बेहद रोमांचक हैं गिरीश, और लगातार आज पूरे दिन आपसे इस पर हम चर्चा करते ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली विधानसभा सत्र जो है वो इस वक्त चल रहा है, 2 दिन के लिए सत्र को बढ़ाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जब हम डिप्टी स्पीकर के चुनाव की बात कर रहे हैं, फिर कैग रिपोर्ट की भी बात की जा रही है, उस लिहाज से आज का दिन अहम। और अब आइए सीधे बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई, जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के साथ ही संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले रेल कर्मचारियों को आज सम्मानित करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। 45 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। इस दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास रचे गए। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टर्स में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पॉन्टून ब्रिज, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय, 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य कई वैश्विक हस्तियों ने भी भाग लिया था। और महाकुंभ के शानदार समापन पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ आशुतोष शुक्ला सीधे महाकुंभ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आशुतोष, इतिहास रचे गए हैं और स्वर्णिम अध्याय में इस बार के महाकुंभ का नाम हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा हमारी स्मृति शेष पटल पर। देखिए, अगर हम कहें तो ये सनातन आस्था की जो है पराकाष्ठा थी और यह पराकाष्ठा निश्चित रूप से जो है इन 45 दिनों तक संगम की इस रेती में लिखी गई। कल महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ 2025 का 25 संपन्न हुआ। आपको हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये जो घाट कल तक यहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालुओं से भरे पड़े रहते थे, आज किस तरह से यहाँ पर अब तादाद बिल्कुल कम हो गई है और जो यहाँ पर लोग थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं जो इस तरह से यहाँ पर पिछले 45 दिनों से लोगों की व्यवस्था में सहयोग कर रही थी। तमाम सारे जो है नेत्र कुंभ जैसे आंखों की जांच और चश्मा बांटना, आध्यात्मिक रूप से उनके कथा वाचन, सांस्कृतिक दृष्टि से जो है उनका मनोरंजन करना, इसके अलावा सफाई स्वेच्छाग्रही जो रहे हैं, जो संपूर्ण मेला क्षेत्र को स्वच्छता प्रदान करते रहे हैं, वे पुलिसकर्मी जो लगातार रात दिन यहाँ पर लग कर श्रद्धालुओं को सुविधा देते रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको जो है धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आ रहे हैं। रेलवे की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। लगभग 300 से 350 ट्रेनें चलाने का रिकॉर्ड कायम किया यहाँ के स्टेशनों से। लाखों लाख यात्रियों का आगमन उससे हुआ, लाखों यात्री इससे भेजे भी गए। तो रेलवे की उस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी रेल मंत्री यहाँ पर अपने अधिकारियों को शाबाशी देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक संगठित रूप से, प्रशासनिक रूप से ये एक बहुत अद्भुत आयोजन था जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। और
उसका जो संचालन हुआ है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के वो विभाग, चाहे रेलवे हो, चाहे हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय हो, चाहे दूरदर्शन इसमें हो। एक चीज बहुत समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं तारीफ का भी काबिल है आशुतोष, जब हम ये कहते हैं कि जो तमाम स्नानार्थी रहे, दर्शनार्थी रहे, जो विशिष्ट मेहमान अलग अलग देशों से आए, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कुंभ का ये बेजोड़ संगम हमने उन्हें दिखाया। और ख़ास तौर पर जो स्वच्छता से जुड़े कर्मी हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाया, आज उन्हें सम्मानित करने का दिन है, यानी पैटिंग ऑफ द बैक उनकी, जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करेंगे, नाविकों से भी मुलाकात करेंगे जो श्रद्धालुओं को ले जाकर के पवित्र संगम में स्नान कराया था। रात दिन वो काम करते थे, सफाई कर्मी रात दिन काम करते थे, उनको भी सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित करेंगे। तो पूरी तरह से जो है, जो समापन हुआ है, जो संपन्न हुआ है महाकुंभ, जिन कंधों को आधार बना करके संपन्न हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन दोनों मंत्री और मुख्यमंत्री उन अपने अधिकारियों को, इन कामों में लगे हुए लोगों को प्रशस्ति प्रदान करेंगे, उन्हें शाबाशी देंगे और इस सफल आयोजन के लिए उन्हें धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। और सनातन धर्म के आध्यात्मिक अगर हम सीमाओं की बात करें, जो कि अंतहीन रही, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से विशिष्ट मेहमान जहाँ आए, वहाँ हमने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व भी होते हुए देखा। तो ये एक ऐसा अनूठा विहंगम दृश्य था जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, या जिन्होंने आज अगर वो कुंभ देखा भी नहीं है, जो आएंगी, उनके लिए भी साक्षात शाश्वत सत्य है। बिल्कुल, ये कौतूहल का विषय पूरी दुनिया के लिए अवश्य होगा कि सनातन धर्म की वो परंपराएं, और अगर हम कहें तो ये जिन और अन्य स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है, सबसे बड़ा आयोजन जो है इस प्रयागराज में संगम की रेती में होता है। यहीं पर आने वाले 12 वर्षों में सनातन धर्म की दशा और दिशा क्या होगी, बैठ कर के अखाड़े तय करते हैं। जो संन्यास लेते हैं उनको दीक्षित किया जाता है, और इसके साथ ही सनातन की जो अनंत गाथा है, जो सदियों से चली आ रही है, आगे किस रूप में वो समाज में प्रचलित रहे, इसको लेकर के यहाँ पर जो है चिंतन और मनन होता है। और इसके बाद अखाड़े बसंत पंचमी के बाद वाराणसी चले जाते हैं, जहाँ वो भगवान महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं, और इसके साथ ही मसाने की होली प्रसिद्ध वहाँ पर खेली जाती है अवघड़ समाज के द्वारा। तो निश्चित रूप से जो है ये सनातन धर्म का जो मूल है, उस मूल तत्व को जो है और भी ऊर्जावान करने के लिए ये अखाड़े हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे सनातन धर्म का, जहाँ पर शोध होता है, प्रयोग होता है। जी आशुतोष, चूंकि त्रिवेणी के संगम पर हैं हम, और इस संगम की अगर बात की जाए तो इसकी पाचन शक्ति इतनी अपार है कि बहुत सारी संस्कृतियों को अपने अंदर समेटने की जो एक कला है, वो भारतीय संस्कृति में है। और इसका अनूठा उदाहरण इस महाकुंभ को जब हम देखते हैं, उससे अलग नहीं हो सकता है। अब बिल्कुल, अगर हम कहें तो हमारा पूरा सनातन धर्म इतना वर्गीकरण है, इसका कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई सिख है, इतने संप्रदाय हैं, मतांतर इतने अधिक हैं। लेकिन अगर हम कहें तो संगम के नाम पर, भगवान शिव के नाम पर, माँ गंगा के नाम पर सब में एकात्मता है। और यह एकात्मता तब दिखाई देती है जब यहाँ महाकुंभ लगता है। संपूर्ण भारत से दूरियां खत्म हो जाती हैं, लोग यहाँ पर चल करके आते हैं और अपनी आस्था को यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं। तो निश्चित रूप से यह शोध का विषय उस वक्त हो जाता है कि किस तरीके से विभिन्न मतांतरों से जुड़े हुए लोग एक परमात्मा, एक सनातन धर्म, एक आस्था के प्रति कितना अधिक आस्थावान है, और यहाँ पर गंगा से और गंगा की रेती से उत्पन्न होती ऊर्जा को किस तरह से अपने में समाहित कर लेना चाहते हैं, जो आने वाले समय में न उनको केवल ऊर्जावान रखे, बल्कि उनके समाज को, उनके देश को, उनके वातावरण को भी जो है ऊर्जावान बनाए रखे। बिल्कुल, माँ गंगा के पास तो अथाह प्रेम है, लेकिन एक अनुभव या फिर हम कहें एक भाव जो हमेशा से, जब आप किसी भी आध्यात्मिक नगरी में कोई सफल आयोजन का समापन होता है, वो हर एक मनुष्य जो कि अकालजयी ना होकर कलयुग का वासी है, उसमें आता है कि कहीं ना कहीं एक उदासीनता आती है। जैसे लगता है आप तट की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे, और फिर आपको लगता है कि आप उस
कल्पवासियों के बीच जहां आपने अच्छे गुणों और अच्छी वाणियों का श्रवण किया था, वापस माया की नगरी यानी कलयुग में वापस जाने का वक्त आ गया है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भाव जो है जरूर आता है। आज मैं यहाँ पर करीब 20 दिन से लगातार था और उसके पहले भी था यहाँ पर। आज जबकि इसके समापन के साथ मैं भी यहाँ से जाऊँगा तो मेरे अंदर भी यह भाव आ रहा है कि त्रिवेणी का यह तट मुझसे छूटने जा रहा है और कल से गृहस्थ जीवन के वो तमाम सारे जंजाल हमारे आगे और पीछे होंगे जिनका रोज हमें सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आध्यात्मिक शांति थी वह शांति, उस शांति को समेटा है लोगों ने। सबके मन में वह शांति जो है बिछुड़ने का, माँ गंगा से, माँ गंगा की रेती से, संगम के इस तट से, इस प्रयागराज से निश्चित रूप से बिछोह का एक दुख जरूर होता है। और ख़ास तौर पर जब अध्यात्म की सरिता 4000 एकड़ में फैली हो, जहां आप जाते हो साधु संत दिखाई देते हो, आध्यात्म की अनवरत जो है बातें मैं उम्मीद करती हूँ कि त्रिवेणी के संगम से जो तमाम दर्शनार्थी गए हैं, आप हैं जो नहीं भी जा पाए, अगर हम यहाँ हैं तो ऊर्जा का वो एक सकारात्मक संचार लेकर हम ज़रूर एक दूसरे में उसे प्रफुल्लित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इन तमाम जानकारियों को इतने बेहतरीन तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुंभ का जो समापन है वो हो चुका है और आज औपचारिक उसका समापन किया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के पार आकर जानेंगे यूरोपियन कमीशन से जुड़ी अहम बड़ी खबर। तो अपने सोने को मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने पीएनजी स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा पीएनजी स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा पीएनजी फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो पीएनजी फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लेyen की, जो आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। उनके साथ 27 में से 21 यूरोपीय संघ आयुक्तों यानी उनके मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। इस यात्रा का उद्देश्य भारत EU रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। अब वो होगा कैसे, क्योंकि इसमें व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और यूक्रेन संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। देखिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन की ये खास रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और EU अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen के बीच 28 फरवरी को दिल्ली में महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौता, FTA, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, FTA को लेकर बाजार पहुंच और शुल्क पर बातचीत केंद्र में रह सकती है। लेकिन इसके अलावा भारत EU रणनीति साझेदारी को रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग जैसे नए क्षेत्र तक विस्तारित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विषय शामिल होंगे। यह वार्ता भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक हो सकती है। व्यापार और निवेश और तकनीकी सहयोग, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये 2-3 और पूरा जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनके ऊपर तो बात करनी होगी, क्योंकि
दोनों यूरोप और EU आप कहें, यूरोप कहें और भारत, दोनों डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ हैं। हमारे इंटरेस्ट बहुत हद तक पूरे विश्व में मिलते हैं, तो उनका हम कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग अपना बढ़ा सकते हैं, उसी पर हमको अपना ज़्यादा जोर देना होगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद है। इसका उद्देश्य व्यापार, नई तकनीकों और डिजिटल नवाचार में रणनीतिक समन्वय को बढ़ावा देना है। कुल द्विपक्षीय व्यापार 135 अरब डॉलर, भारत का EU को निर्यात 76 अरब डॉलर, EU का भारत को निर्यात 59 अरब डॉलर, EU का भारत में निवेश 117 अरब डॉलर, 6000 यूरोपीय कंपनियां, भारत का EU में निवेश 40 अरब डॉलर। India free trade agreement that has been looming on, dragging on actually for more than a decade now, and so far they couldn't agree on the terms, and I think now the situation is there that that this agreement should be finalized in the interests of both countries. यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में EU आयुक्त तो भारत में आधिकारिक बैठक कर रहे हैं। इससे भारत EU संबंधों का बढ़ता रणनीतिक महत्व स्पष्ट होता है। इस चर्चा का एक और महत्वपूर्ण विषय रूस यूक्रेन युद्ध होगा। EU भारत की कूटनीतिक भूमिका को शांति वार्ता में देख सकता है और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में भारत के समर्थन की संभावनाओं की तलाश कर सकता है, यदि कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा कर रहे हैं। यह युद्ध अब 3 साल पूरे कर चुका है। यूरोपीय संघ इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। वह भारत को एक संभावित सहयोगी के रूप में देखता है, क्योंकि भारत ने अब तक वैश्विक संघर्षों में एक संतुलित रुख बनाए रखा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से पूरी दुनिया की राजनीति थोड़ी असहज हुई है, और ऐसे में सभी देश अपने अपने पुराने संबंधों को मजबूत करने पर लगे हुए हैं, ताकि दुनिया में संतुलन बना रहे और आपसी हित भी प्रभावित न हो। भारत और EU के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और इसे मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा हो रही है। DD न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अखिलेश, गुड मॉर्निंग आपको। जो ये दौरा आज है, आने वाले 5 सालों का रोड मैप किस तरह से रखा जाएगा जब हम व्यापारिक निवेश को बढ़ाने की बात करते हैं यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो दौरा है, इसका सांकेतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिसंबर में उर्सुला वॉन डर लेyen बनी वहाँ की अध्यक्ष दोबारा, और उसके बाद उनकी यह पहली भारत आता है, और भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उनकी पूरी कैबिनेट आ रही है। और अगर यूरोप के बाहर देखें तो यूरोप के बाहर भी ये सबसे बड़ी उनकी कैबिनेट की संयुक्त यात्रा है। तो निश्चित तौर पे कहें कि यूरोप के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाए। और जहाँ तक मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि जो टैरिफ के प्रावधान है, जैसे यूरोप जो है भारत पर 30% का कार्बन टैरिफ लगाता है, लेकिन उनका कहना है कि भारत में भी बहुत ज़्यादा टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो इन दोनों मुद्दे पे निश्चित तौर पे बात होगी, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे तो बात चल ही रही है, उसको और ज़्यादा तेज़ी से कैसे संपन्न किया जाए इस पर निश्चित तौर पे विचार होगा। जो एक बात और उभर कर सामने आ रही है कि जो एक विश्व परिस्थिति अभी बनी है, उस विश्व परिस्थिति में भारत और यूरोप के बीच के जो रणनीतिक संबंध हैं, जो 2020 से 2025 का रोड मैप है, उस रोड मैप में और ज़्यादा रणनीतिक जो मुद्दे हैं, उन रणनीतिक मुद्दों को कैसे शामिल किया जाए, और इस पर भी बड़ी चर्चा होनी है। क्योंकि यूरोप को भी लग रहा है कि देखिए, चीन के साथ उनका एक संबंध जो है वो मैच्योरिटी की तरफ चला गया है, और चीन के साथ उनके संबंध और ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। भारत के साथ संबंधों को और ज़्यादा बढ़ाने की संभावना है, क्योंकि पिछले 10 साल में 90% का व्यापार हमारा यूरोप के साथ बढ़ गया है, और हमारा निर्यात जो है यूरोप में ज़्यादा है, हमारा आयात यूरोप में कम है। तो इन सारे मुद्दों पे बात करके जो भी व्यवधान है, उन व्यवधानों पे जो चर्चा खत्म कैसे किया जाए, इस पे चर्चा होगी। क्योंकि भारत का कहना है कि जो आप कार्बन टैक्स लगाते हैं, कार्बन टैक्स जो है वो भारत हमेशा कहता रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो मामले हैं उसको ट्रेड में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो ट्रेड अखिलेश, लेकिन इसमें ये चीज़ भी समझने की होगी कि पिछले 1 दशक में इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से बदल गया है, जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वो अपने आप में सक्षम है और भारत उन्हीं में से एक है। ऐसे में
दोनों के लिए, यूरोपियन यूनियन और भारत के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, जहां हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर्स और कई ऐसे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स के लिए एक बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन के लिए। निश्चित तौर पे यही बात भारत और यूरोप की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विन विन सिचुएशन कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि विन विन सिचुएशन हासिल करने के लिए अगर यूरोप को एक बड़ा बाजार चाहिए, खुला बाजार है, ट्रांसपेरेंट मार्केट है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां रूल ऑफ लॉ है, और वैसे में किस तरीके से भारत को जो उनकी टेक्नोलॉजी है और उनका जो संसाधन है, उनके पास जो है निवेश करने के लिए की बहुत बड़ी क्षमता है, उन चीज़ों को कैसे संतुलन स्थापित किया जाए ताकि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बीच में ना आए। बहुत आपने अहम बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन अलग थलग पड़ गया है जब से राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ के इस खेल को कर रहे हैं। उनके लिए भारत एक उभरता हुआ बाजार, विवशता से ज़्यादा उनकी बहुत बड़ी ज़रूरत भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि कई अहम समझौते इस दौरे से निकल कर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस दौरे पर रहेगी सबकी निगाहें। वहीं अगर एक अलग दौरे की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वो आज सुबह प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने वाली हैं। राष्ट्रपति स्मारक के प्रमुख स्थलों के साथ साथ एकता नगर परिसर का भी दौरा होगा। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का अहमदाबाद और गांधीनगर में 2 दीक्षांत समारोह में भाग लेने और कच्छ जिले के प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। एकता नगर से राष्ट्रपति अहमदाबाद जाएंगी, जहां वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और उत्तीर्ण छात्रों को संबोधित करेंगी। इस दीक्षांत समारोह में लगभग 400 से ज्यादा छात्र विभिन्न डिजाइन विषयों में डिग्री लेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति कल 28 फरवरी को गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रपति भुज में स्मृति वन, भूकंप स्मारक का दौरा करेंगी और दौरे के चौथे दिन यानी 1 मार्च को राष्ट्रपति यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल धोलावीरा का भी दौरा करने वाली हैं। और अब खबर तेलंगाना से, जहां श्रीसेलम लेफ्ट बैंक केनाल SLBC सुरंग में फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए बचाव दल का जो प्रयास है वो जारी है। और अब तक सुरंग में फंसे लोगों को संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, यानी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तेलंगाना के सिंचाई मंत्री N उत्तम कुमार रेड्डी ने यह भी बताया कि बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई है। रेड्डी ने कहा कि इसमें मजदूरों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों को खोजने के साथ जल निकासी में तेजी लाने के लिए उन्नत मशीनरी का उपयोग शामिल है। उम्मीद है कि 2 दिनों में SLBC सुरंग का बचाव कार्य पूरा हो जाएगा। और नया सवेरा में खबरों में अब रुख करते हैं संबल जामा मस्जिद की मरम्मत मामले का, जहां आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल संबल की शाही जामा मस्जिद कमेटी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मस्जिद की रंग और पुताई के साथ साथ मरम्मत की अनुमति के लिए अर्जी लगाई गई है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग से सुनवाई से पहले उनका पक्ष मांगा। इससे पहले मस्जिद कमेटी ने भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र भेजकर रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी, जिस पर डीएम ने कहा कि जब तक न्यायालय से कोई अनुमति ना मिले तब तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। आपको बताएं कि हिंदू पक्ष की ओर से सिविल सीनियर डिवीजन चंदौसी कोर्ट में 19 नवंबर 2024 को दावा किया गया कि संबल की शाही जामा मस्जिद श्री हरिहर मंदिर है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसे लेकर झड़प और पथराव हुआ था। खबर बिहार के जहानाबाद से, जहां स्थित केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली द्वारा बिहार के लोगों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग उन्हें भारी पड़ गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। कुछ दिनों पहले बिहार वासियों को भला बुरा कहने वाली दीपाली का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में शिक्षिका जहानाबाद में अपनी पोस्टिंग को लेकर काफी नाराज दिख रही थी। वो कह रही थी कि इससे बेहतर तो केंद्रीय विद्यालय के अधिकारी उनकी पोस्टिंग लद्दाख में कर देते। वीडियो में वो बिहार वासियों के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हुई दिखाई दी। उधर शिक्षिका के निलंबन को लेकर बिहार के समस्तीपुर से सांसद
शांभवी ने खुशी जाहिर की है। तो जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली को निलंबित किया गया है। बिहार को लेकर जो अपशब्द उन्होंने कहे और जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इस निलंबन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से रुक करते तेलंगाना से आ रही खबर का, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच राज्य विधान परिषद की 3 सीटों के लिए मतदान शुरू हुआ है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अगले महीने खाली होने वाली सीटों पर सदस्यों के चुनाव के लिए ये 2 वार्षिक चुनाव हो रहा है। ये सीट है मेढक निजामाबाद, आदिलाबाद करीमनगर स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और वारंगल खम्मम नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। एकमात्र स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के लिए कुल 56 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जबकि मेढक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 15 उम्मीदवार हैं और वारंगल खम्मम नलगोंडा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 19 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत का फैसला आज उनका कैद होगा ईवीएम में। और तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 973 मतदान केंद्र पर 3,55,000 से अधिक स्नातक मतदाता, 52,885 शिक्षक मतदाता अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती अगले महीने की 3 तारीख को होनी है। भारतीय जनता पार्टी सभी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सत्तारूढ़ कांग्रेस ने केवल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार खड़े किए और संघ शिक्षकों को समर्थन दिया। भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव में उम्मीदवार उतारे ही नहीं। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 27 मछुआरे जो हैं वो आज चेन्नई पहुंचे। तमिलनाडु राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उन्हें उनके घर पर भेजने की व्यवस्था की गई है। मछुआरों को 13 तथा 23 दिसंबर और 26 जनवरी को श्रीलंका की नौसेना ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें रामेश्वरम के पास थंगाची मादम में गिरफ्तार किया गया था और उनकी नावें जब्त कर ली गई। विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार के हस्तक्षेप के बाद आवश्यक कानूनी दस्तावेजों की जांच हुई और उसके बाद मछुआरों को रिहा कर दिया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस पर आकर जानेंगे कि अखबारों की सुर्खियां क्या कुछ कह रही हैं खास आपके लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और मेरी सहयोगी संध्या इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप अखबारों के अलग अलग पन्नों से हमारे दर्शकों के लिए? चल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं कैग की रिपोर्ट की खबर के साथ, जिसे आज दैनिक जागरण अखबार ने अपने पहले पेज पर प्रकाशित किया है और लिखा है कि कैग ने बताया आप सरकार ने खरीदी और बांटी घटिया दवाएं। आवश्यक दवाओं की सूची तक हर वर्ष तैयार नहीं की गई। साथ ही साथ किन किन बिंदुओं पर गड़बड़ियां पाई गई वो सब बिंदुओं के साथ आज दैनिक जागरण अखबार ने पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं जिसे हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और सरकार ने सर्वोच्च अदालत में जो अपना हलफनामा पेश किया है उसको लेकर के एक खबर है जिसमें कहा गया है केंद्र की तरफ से कि दागी चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये संसद तय करेगी। आपको बता दें कि आजीवन प्रतिबंध लगाने का विरोध किया गया है
है और भी क्या कुछ कहा गया है, जनप्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है, वो तमाम बिंदुओं के साथ आज इस खबर को लिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं जिसे आज हरिभूमि अखबार ने प्रकाशित किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 दिन की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया था, उसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और उन्होंने कहा कि 2025 में मेड इन इंडिया चिप उत्पादन के लिए हो जाएगा तैयार और भी तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में 20,000 इंजीनियरों की ट्रेनिंग होगी और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ एक खबर है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे जनसत्ता अखबार ने प्रकाशित किया है। यह सलाहकार समिति ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, उसके माध्यम से एक खबर ली गई है जिस बताती है कि महिला सरपंचों को सक्षम बनाकर खत्म की जाएगी प्रधान पति प्रथा। आपको बता दें कि महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण पंचायतों में किया गया था अनिवार्य रूप से, लेकिन देखने में आया कि प्रधान पतियों की भूमिका किस तरह से बढ़ती गई और उसको लेकर के ये एक रिपोर्ट दी गई है जो बताती है कि ये जो परंपरा है इसको समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। एक और खबर का रुख करते हैं जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने प्रकाशित किया है और बताया है कि अमेरिका में EB-5 वीजा की जगह लेगा गोल्ड कार्ड। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई $50 लाख में गोल्ड कार्ड देने की योजना। तो ये योजना किस तरह से काम करेगी, उस खबर को आज तमाम बड़े अखबारों ने प्रकाशित किया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो इन खबरों को आज महत्वपूर्ण स्थान देते हुए हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतने कम समय में इतने रोचक और संयमित तरीके से हम तक सभी अखबारों की सुर्खियों को समेट कर लाने के लिए। तो ये था हमारा खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां और अखबारों से हम आपको लिए चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ हमारे सेगमेंट में। तो बात करते हैं हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जो इस समय उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। वजह यह है कि ये जो स्थिति है इसके बीच देश की जो अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार और छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शुमार रहे नाहिद इस्लाम ने पद से इस्तीफा दे दिया। नाहिद अब नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे। नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उन्होंने यूनिस सरकार के लिए मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि यूनिस की कट्टरपंथी नीतियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के कारण ही बगावत हुई है। स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नेशनल सिटीजन्स कमेटी ने घोषणा की कि नाहिद 28 फरवरी यानी शुक्रवार यानी कल राजधानी ढाका के माणिक मियां एवेन्यू में अपनी राजनीतिक पार्टी का लॉन्च करेंगे। नाहिद की नई राजनीतिक पार्टी का संयोजक बनने की संभावना है। कहा जा रहा है कि इस पार्टी का गठन इसलिए किया जा रहा है ताकि जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन की लड़ाई को जारी रखा जा सके। फिलहाल इस नई पार्टी के नाम का भी तक खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी के लिए जुलाई क्रांति से जुड़े कई नाम सुझाए गए। ये भी कहा जा रहा है कि ये नया राजनीतिक दल बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस सरकार को चुनौती देगा। और इसी पर बात करने के लिए फोन लाइन पर नवल सिंह परमार ढाका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे ही जानना चाहूंगी कि जो ये एक अस्थिरता का माहौल बांग्लादेश के लिए कहीं ना कहीं उसको जूझना पड़ रहा है वहां आम जनता को, और अब जिस नई पार्टी के गठन की बात की जा रही है, क्या उम्मीद की जाएगी, क्या स्थायित्व आएगा बांग्लादेश के अस्थिर राजनीतिक भविष्य में? जी, अभी हाल फिलहाल जो बांग्लादेश के सामने जो मेन चुनौती जो देखी जा रही है वो है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। पिछले 1-2 महीने से इवन ढाका, कैपिटल ढाका में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है काफी बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे दिन दहाड़े लूट, चोरी, चकारी, देन किडनैपिंग, उस टाइप की घटनाएं बहुत आम हो गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर उसके चलते उनके जो उनके जो गृह एडवाइजर है, उसको हम गृह मंत्री बोल सकते हैं बांग्लादेश की, उनका रेजिग्नेशन का भी मांग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और लोगों में कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि जिस कुछ परेशानियों की वजह से उन्होंने सरकार बदलने में और शेख हसीना को अपदस्थ करने में जो भूमिका निभाई थी, उसके चलते उन्होंने कुछ सोचा था कि बांग्लादेश में कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाल के दिनों में परिस्थिति यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब है कि 6 महीने के अंदर लोगों को लगने लगा है कि हमने कहीं ना कहीं गलती की है। तो अभी जैसे ये पॉलिटिकल पार्टी में भी पॉलिटिकल लैंडस्केप में बांग्लादेश के काफी उथल पाथल का दौर चल रहा है। यहाँ पे अवामी लीग को छोड़ के जो पॉलिटिकल पार्टियां है, उसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो मेन पॉलिटिकल ओपोजिशन पार्टी था हसीना के टाइम पे, वो डिमांड कर रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। हालांकि जो इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, वो चाहता है कि इस इलेक्शन को कैसे टाला जाए। तो दोनों
बड़े पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके साथ जुड़ी पर हुई उनकी allied नवल, ये पार्टियां हैं। बहुत विडम्बनात्मक है कि जहां नाहिद एक वक्त पर यूनिस सरकार को समर्थन दे रहे थे, आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं और इसमें पिस रही है वहां की आवाम। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये बांग्लादेश से जुड़ी खबर थी, लेकिन और भी खबरें हैं जो देश और विदेश में हलचल मचा रही हैं। देखते हैं उन्हें फटाफट अंदाज में। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का जिक्र किए जाने पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लिया आड़े हाथों। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के जो क्षितिज त्यागी हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए अपने सैन्य आतंकवादी नेटवर्क का करता है इस्तेमाल। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने फ्रांस में एयरबस हेलीकॉप्टर इकाई का किया दौरा, जहां उन्हें अत्याधुनिक विमानन टेक्नोलॉजी की जानकारी दी गई। जनरल द्विवेदी द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 फरवरी से फ्रांस की 4 दिवसीय यात्रा पर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 13 से 16 मार्च तक बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के निमंत्रण के बाद हो रही है। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजरायल को सौंपा है और इजरायल ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली क्रॉसिंग के जरिए ताबूतों को पहुंचाया गया। पहचान की प्रक्रिया हुई शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अपने देश के दुर्लभ खनिजों पर अमेरिकी अधिकार देने वाले समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। ट्रंप की पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छंटनी पर दिया गया जोर। कहा संघीय एजेंसियों को कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। चांद की सतह पर पानी का पता लगाने के लिए ल्यूनर ट्रेलब्लेजर यान किया गया लॉन्च। इसे स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया। खबरें कारोबार जगत से, अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की बायो इकोनॉमी 2014 से $10 बिलियन से बढ़कर 2024 में $130 बिलियन के पार। 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम में आर्थिक विकास की गति को देने के लिए 6 एडिशनल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 1 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की। नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनल चायगांव, न्यू बोंगाईगांव, बिहारा, हिलारा, बेहाटा, रंगजुली में बनेंगे, जो क्षेत्र के रेलवे नेटवर्क को और कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। सरकार पैन 2.0 के जरिए डुप्लीकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उसे क्षेत्रीय कर अधिकारी को सौंपकर रद्द करवाना ही होगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में उद्योग परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक के दौरान केंद्रीय बजट 2025 से संबंधित प्रमुख समुद्री क्षेत्र की घोषणाओं और उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। एसबीआई के होम लोन का पोर्टफोलियो 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। इस सप्ताह से 2027 तक ये आंकड़ा 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। भारत पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 20% से अधिक करने पर विचार कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस पर विचार करने के लिए नीति आयोग के तहत एक समिति का हुआ है गठन। और अब खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से। चैंपियंस ट्रॉफी का आज 9वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। हालांकि दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। अफगानिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर करते हुए इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हराया। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई। अफगानिस्तान की उम्मीद अभी भी कायम। महिला प्रीमियर लीग का 13वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जायंट्स के बीच। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बुधवार को मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच महिला प्रीमियर लीग का 11वां मैच खेला गया। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और अर्जुना अवार्डी मुक्केबाज सरिता देवी ने प्रधानमंत्री की मोटापे के खिलाफ लड़ाई की पहल का किया समर्थन।
और आइए बात करते हैं मौसम की। तो ये तो आपने देखा कि विभिन्न राज्यों में किस तरह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से क्या हो सकता है वो भी हम आपको बता दें कि उसकी वजह से एक बार फिर उत्तर भारत में मौसम ने करवट ली, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में नरेला, बवाना, अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादली, मॉडल टाउन और करावल नगर समेत इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान जताया गया। उत्तराखंड में बुधवार को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और इसी के साथ उच्च हिमालय पर हिमपात भी शुरू हुआ। हिमपात से कश्मीर, हिमाचल की सड़कें बंद हो गईं। वहीं निचले इलाकों में भी हल्की वर्षा हो रही है और आज दून समेत समूचे प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी है। साथ ही पंजाब में ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। यानी कि जब हम सोचते हैं कि रजाई को अंदर रख दिया जाए और पंखा चलाया जाए तो ऐसा नहीं होता और मौसम लगातार करवट बदलता हुआ। वक्त तो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन कहते हैं कि विदा कहने से दोबारा मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है, लेकिन कल तो आपसे मिलना ही है। आपको लिए चलते हैं कोयम्बतूर स्थित ईशा योग केंद्र में, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरी रात उत्सव चला। 112 फीट ऊंची आदि योगी प्रतिमा की रोशनी में यहाँ शिव भक्त ऐसे तल्लीन हुए कि कब पूरी रात निकली पता ही नहीं चला। आप भी करिए उस अद्भुत आध्यात्मिक पल की अनुभूति जब लेजर शो का आयोजन हुआ और अनादि शिव का सबने स्मरण किया। हमें दीजिए इजाजत।